हेलो स्टूडेंट्स, वन अगेन वेलकम फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम। हम इसके पहले प्लांट किंगडम की चर्चा कर रहे थे, थर्ड चैप्टर, जिसमें एल्गी तक बताने का प्रयास किए थे। आज हम ब्रायोफाइटा की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जो कोर्स को लेकर के अपडेशन सीबीएसई से आया उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब नए कोर्स के अकॉर्डिंग लॉकडाउन में जो चेंज किया गया है उसमें प्लांट किंगडम में जैसा जानते हैं सभी प्लांट्स रखे गए हैं जो मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, जिनको आपने कैटेगराइज किया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन अब इसमें एक चेंज ये किया गया है कि इन जो प्लांट किंगडम के ग्रुप्स हैं इनकी क्लास जानने थे, थोड़ा सा डिटेल में जानना था। लेकिन अब सीबीएसई ने कुछ पार्ट डिलीट कर दिए, जैसे एंजियोस्पर्म में इसका क्लासिफिकेशन नहीं जानना है, इसका भी डिटेल नहीं करना है। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म रहा स्पेशली। और यही नहीं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में भी जो इसका ग्रुप वाइज स्टडी थी उसको डिलीट कर दिया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि फॉर फ्यूचर एकदम से आप अनटच्ड रहें, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेकिन कोर्स के लिए आप ये जान सकते हैं अब क्या जानना है। जैसे एल्गी को हमने क्लासीफाई भी किया था, तो थोड़ा सा ब्रायोफाइटा करने से पहले आपको बता दें, अब ये जो ग्रुप हैं इनके कैरेक्टर जानने हैं, जो इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन फीचर और एग्जाम्पल जानना। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हम चाहते हैं कुछ आप जानते रहेंगे। और ये करेक्टर्स स्पेशली दो ग्रुप में डिफरेंस करने के लिए, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में जो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्या उस अगले ग्रुप में डेवलपमेंटल करेक्टर आ गया और पीछे क्या नहीं आया था। ऐसे एक सीक्वेंस में नाम है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एक ग्रेजुअली डेवलप्ड होते गए हैं, तो उसमें कौन सा डेवलपमेंटल करेक्टर आ गया। अगर इस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो एक तो करेक्टर जानना इजी होगा और दूसरी बात डिफरेंस करने में भी इजी होगा। तो एल्गी को अगर आपको बताएं थोड़ा शार्ट, सभी बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा शार्ट में अगर जान जाएं और मार्क हमारा कम ना हो, छूटे भी ना, तो हम बता दें एल्गी में अब आपको किस तरीके से पढ़ना है शार्ट करने के लिए। एल्गी में आपने 3 कैटेगरी भी इसकी जान ली थी, जिसको आपने कहा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये अलग से अगर नहीं भी पढ़ते हैं यहाँ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपका टारगेट यही तो नहीं, फॉर फ्यूचर भी पढ़ना है, तो ये जो टेबल बुक में दिया गया है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी का, इससे आप कॉमन कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, फॉर फ्यूचर यहाँ पर काम चल जाएगा। लेकिन एल्गी में जो जानना है आपको, पढ़ना क्या है, एल्गी के मेन करेक्टर आपको जान लेने हैं कि हैबिटेट क्या है, शेप साइज कैसी है और रिप्रोडक्शन कैसा है, कॉमन स्टडी, तो ये जान जाएंगे। और साथ साथ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये जो इसके तीनों कैटेगरी स्टार्ट हुई हैं इसके पहले सारी चीज़ें आ गई हैं, वो अब केवल प्राइम रह गया, जहाँ से डिवीज़न किया गया है उसके पहले वाला पार्ट। और थोड़ा सा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है जो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है कि किसी का अगर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बताते तो हमें जानना उससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, यानी बेनिफिट और लॉस या हार्म से जानना है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी यहाँ तक कि जीके में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर कहाँ से मिलता है, तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया हैं जो रेड एल्गी में आते हैं, उनसे मिलता है। ऐसे स्पाइरुलिना फूड का बहुत बड़ा सोर्स है। तो कुछ ऐसे लास्ट डिवीज़न के पहले जो एल्गी कैटेगरी में लास्ट पैरा है उसमें आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मिल जाएगा। कॉमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये जान लेना है। थाइलॉइड स्ट्रक्चर थी, हैबिटेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये ग्रुप से पहले आ गया है। अब रही बात एग्जाम्पल जो आपको जानने हैं, तो हम तो कहेंगे बेहतर यही होगा, जैसे 3 जो कैटेगरी बनाई गई है आपको 4 एग्जाम्पल जानना है तो एक एक से जान लीजिए, जानते रहे किस कैटेगरी का है, तो दोनों जगह काम कर जाएगा। एल्गी का भी एग्जाम्पल होगा और साथ साथ वो अलग ग्रुप का भी हो जाएगा अगर जानना चाहते हैं तो, और उसी टेबल से ग्रुप की स्टडी कर लेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया एल्गी में जो डिलीशन था और चेंज मॉडिफाइड जो सिलेबस था। अब हम आते हैं सीधे ब्रायोफाइटा पर। तो ये जानते हैं कि ब्रायोफाइटा जैसा दिया गया है, ब्रायोफाइटा में दे इंक्लूड्स वेरियस मासेज एंड लीवर वर्ड्स दैट आर फाउंड कॉमनली
ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल, ये दे दिया यहाँ। और कुछ ब्रायोफाइट्स के फिगर यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के। तो जैसे पहले कह दिया 2 टाइप के होते हैं, लीवर वर्ड्स एंड मासेज। ऑल द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरी लीवर वर्ड्स एंड मासेज। लीवर वर्ड से डेवलप्ड मासेज हैं, लेकिन इनकी अलग स्टडी अब नहीं कही गई है, ब्रायोफाइटा कही गई। तो यहाँ पर जान लेंगे मार्केंसिया है, रिक्सिया है, पीलिया है, पोरेला है, एंथोसिरास, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो आते हैं पहले हम ब्रायोफाइटा को फोकस करते हैं। इसमें आपने जान लिया, जैसे पहला करेक्टर आपको मिल गया यहाँ से कि ब्रायोफाइट इंक्लूड मासेज एंड लीवर वर्ड्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज। ये उनके हैबिटेट है, कहाँ पर रहते हैं। और दूसरा नंबर पर कहें या कह लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका करेक्टर है, ये कभी कभी सिंगल MCQ फॉर्म में भी पूछा जाता है कि which category of plant is known as amphibians, or why bryophytes are called amphibians of plant kingdom। तो सेकंड करेक्टर भी कह सकते हैं, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव ऑन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपने एनिमल में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्पेशली 9th में एनिमल का जो क्लासिफिकेशन था, उसमें ये फिश के बाद एम्फीबिया एक क्लास आया था कार्डेटा में। उसमें आपने कहा एम्फीबियन उन्हें कहा गया जो दोनों लाइफ के लिए, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस मीन्स लाइफ, दोहरा जीवन जो हो गया। ये वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी अडाप्ट हैं, लेकिन केवल अडाप्ट ही नहीं करते हैं, इनकी लाइफ के लिए दोनों जगह पर रहना रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात क्या है कि वो टेरेस्ट्रियल एरिया में रह तो सकते हैं, पानी के बाहर 100% रह सकते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए पानी में जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन बिना वाटर के नहीं होता है। सिमिलरली द प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा आल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी टेरेस्ट्रियल लाइफ तो आ गई, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी रिक्वायर्ड है इनके लिए, इसीलिए इसे कंपेयर करें अगर तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है। तो सेकंड करेक्टर आपने जान लिया। और यहाँ पर फिर पॉइंट इसके हैबिटेट को लेकर के, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सेड लोकेलिटीज। जहाँ पर दलदली एरिया हो, मॉइस्चरस हो, सैडिक लोकेलिटी का मतलब छायादार स्थान है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और यही नहीं, इसकी मीनिंग शायद कम भी समझ पाएँ। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक्स आर बेयर रॉक्स। तो सक्सेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर जगह जहाँ पर कोई लिविंग बीइंग नहीं होते हैं, वहाँ पर किसी जब इनिशिएशन होता है, कोई लिविंग वेराइटी आती है, फिर इसके बाद वो सबके लिए फेवरेबल नहीं रहती है वो प्लेस या लोकेलिटी। तो वहाँ पर कोई लिविंग बीइंग, कुछ लिमिटेड ही स्पेसीज, कुछ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, और बाद में जो उनके रहने से वो तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, ऐसे चेंजेस कर देते हैं वहाँ के सॉइल में या उस लोकेलिटी में, जिससे दूसरी स्पेसीज भी रह सकती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ये पूरी तरीके से वहाँ से हट जाते हैं, जो वहाँ स्टार्ट करने वाले होते हैं, जो इनाग्रेटर होते हैं, जो पॉइनियर जिनको कहते हैं, इसके बाद दूसरी स्पेसीज आ जाती है। और एक ही जगह पर डिफरेंट टाइप की स्पेसीज का आना सक्सेशन कहलाता है। तो ये इसका सक्सेशन में भी रोल है। मीन्स ब्रायोफाइटा बेयर रॉक्स पर, जहाँ किसी टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वहाँ पर ये शुरू करते हैं, तो सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। हमने कहा ना डिफरेंस कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो एल्गी को जो आपने जाना था कि थायलस बॉडी थी, रूट लीफ स्टेम नहीं था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनमें थाइलॉइड बॉडी तो है, लेकिन इनमें रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ गई। डेवलप्ड रूट लीफ स्टेम तो नहीं है, लेकिन रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर आ जाती हैं। और दूसरी चीज़, एक हमने छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया था जो ओस्टवाल्ड टिप्पो का, उसमें ये बात बताए थे कि एल्गी को रखा गया थैलोफाइटा में, और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा में इसको बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा
तो थैलस बॉडी होने के बाद भी एल्गी थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में थैलस बॉडी, दैट बॉडी विच इज़ नॉट डिविजिबल इन रूट लीफ एंड स्टेम, उसमें एल्गी है। ब्रायोफाइटा के भी कुछ प्लांट में थैलस बॉडी है, फिर भी इसमें क्यों नहीं रखा गया? तो वहाँ पर हमने बताया था कि एम्ब्रियोफाइटा सब किंगडम ओसवाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग जिनमें एम्ब्रियो बनता है, तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था, इसमें एम्ब्रियो बन गया, इसीलिए इसको थैलस बॉडी होने के बाद भी अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इस मामले में डेवलप है। तो पहला क्या बताया, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था, इसमें एम्ब्रियो बनता है। दूसरी चीज़ थैलस बॉडी उसमें थी सब में, इसमें थैलस बॉडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक चेंज। और दूसरा अगर थैलस बॉडी होगी तो इसके बाद भी एम्ब्रियो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जो कि एल्गी में नहीं बनता था। अब आगे आते हैं, हम बढ़ते हैं। आपके बुक के जरिए इसलिए बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे तो इसको नोट भी करते रहें, खास बातें जो डायरेक्ट नहीं दिख रही हैं, फिर आपके लिए ये बुक बेसिक बुक बन जाए, जिससे यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग नोट बना भी सकते हैं, इसके वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन समझ भी जाएं। तो हमने बताया इसमें रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनका जो थैलस होगा, थैलस का मतलब बॉडी, वही वो प्रोस्टेट हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। प्रोस्टेट का मतलब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी ग्रो कर सकती है, सीधे खड़ी नहीं हो सकती है, और इरेक्ट या सीधे रह भी सकती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। जैसे डेवलप्ड प्लांट में रूट्स होते हैं, तो उसमें उस तरीके के रूट तो डेवलप नहीं है ब्रायोफाइटा में, बट यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इसको सबस्ट्रेट से एनकरेज करती हैं। जैसे जो रूट का काम है, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, डेवलप्ड रूट जैसी नहीं है, तो इन्हें राइजोइड्स कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं राइजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट द रूट ऑफ ब्रायोफाइटा, दे लाइक ट्रू रूट्स। इसमें डेवलप्ड रूट्स या ट्रू रूट नहीं होती हैं, स्टेम और लीव्स भी डेवलप्ड नहीं हैं। अब जैसे बताया कि पहले भी जितने भी ब्रायोफाइट्स इनको दो कैटेगरी में किया गया है, दे में पैसेजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इस टर्म को जरा ध्यान दीजिएगा। हैप्लॉइड का मतलब ये जानिए, जो लिविंग बींग्स होते हैं सेल से बने हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, तो बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनके क्रोमोसोम पर ध्यान दें, तो जनरली क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग बींग हैं जिनकी बॉडी की सेल्स में क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते हैं। तो आपने ये जाना है, जिसमें पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उसे कहते हैं डिप्लॉयड, और जिसमें पेयर में नहीं रहते हैं उसे हैप्लॉयड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा इंसान के बारे में सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक कॉमन सेल में जनरली 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो 23 पेयर है, तो बॉडी की कॉमन सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। और जबकि जो गैमेट बनते हैं, जैसे मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है, तो ये हैप्लॉयड सेल होती है। इसमें ओनली 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस 23 क्रोमोसोम वाली सेल को, ओवम और स्पर्म को हैप्लॉयड सेल कहते हैं, और कॉमन सेल जिसमें 23 पेयर हैं उन्हें डिप्लॉयड कहते हैं। तो जो डेवलप्ड प्लांट और एनिमल्स हैं उनमें डिप्लॉयड सेल से बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बना होता है। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें या ब्रायोफाइट्स की बात करें, दोनों की, तो उसके बारे में जान लीजिएगा कि इनकी बॉडी जो होती है ये हैप्लॉयड सेल की बनी होती है। इसीलिए यहाँ पर टर्म ये यूज किया गया है कि ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉयड, द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड, मीन्स the body is made up of haploid cells, means cells of the body have chromosome not in pair, pair में नहीं है। चलिए, it produces gamete, hence is called gametophyte। अब इसी बॉडी से गैमेट बन जाता है, इसीलिए इसे गैमेटोफाइट भी कहते हैं। गैमेट जैसा किसी भी डिप्लॉयड सेल से बनी बॉडी में भी जब गैमेट बनता है तो हैप्लॉयड बनता है, मियासिस होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी बॉडी की कॉमन सेल ही हैप्लॉयड है, इसलिए इनको गैमीट बनाने के लिए मियासिस नहीं करनी है, ये सीधे बिना मियासिस के ही गैमीट बना लेती है, जिसको माइटोसिस के थ्रू। इसीलिए इसके बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट है। अब आते हैं इसमें, अब तक एल्गी में जनरली सेक्स
आर्गन नहीं बने थे, सेल में ही गैमीट बन जाता था सेलुलर लेवल पर, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गई गैमीट बनाने के लिए। तो जो ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर बनी वो एल्गी के अपोजिट, ये मल्टी सेलुलर है। एल्गी में यूनिसेलुलर थी, यहाँ पर मल्टी सेलुलर सेक्स आर्गन्स बने। और ये सेक्स आर्गन दो टाइप के हैं, एक एंथीरिडियम और एक आर्कीगोनियम। कहीं मिलेगा एंथीरिडिया या आर्कीगोनिया, प्लूरल फॉर्म है। एंथीरिडिया इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड आर्कीगोनियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये मल्टी सेलुलर एंथीरिडियम और आर्कीगोनियम सेक्स स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें गैमीट बनाए जाते हैं। एंथीरिडियम में एंथ्रेजॉइड्स बनता है और आर्कीगोनियम में एग सेल बनती है। तो एंथ्रेजॉइड मेल गैमीट का काम करता है और एग सेल फीमेल गैमीट का काम करती है। अब जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल गए, जाइगोट बना लिए एंथ्रेजॉइड और एग सेल का फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो माइटोसिस होती है जाइगोट में। जाइगोट के डिवीजन से जो सेल बनती है इनिशियली, उन्हीं को हम कहते हैं एम्ब्रियो। हमने कहा था इसमें एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो बन जाता है और फिर एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। एक टर्म है ये, गैमेटोफिटिक बॉडी में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बन गई। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड सेल से बना था और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड सेल से बन गया। अब ध्यान ये देना है कि ये कहाँ बना, जहाँ पर आर्कीगोनियम थी, मेल गैमीट एंथेरिडियम से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्कीगोनियम पर पहुँचता है। जैसे डेवलप्ड प्लांट में आपने पॉलिनेशन कहा था, तो यहाँ पहुँच करके इसी आर्कीगोनियम में एग सेल थी। जनरली एक आर्कीगोनियम में एक एग सेल है, उसी एग सेल से फ्यूज होता है, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट हुआ। तो आर्कीगोनियम की जगह ही वहाँ से एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट से डिप्लॉयड सेल वाली जो स्ट्रक्चर बन गई, इसको कह दिया स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट अलग नहीं बना है, उसी प्लांट बॉडी पर मासेज में जैसे अभी देखेंगे। तो ये और उस गैमेटोफिटिक बॉडी से ये नरिशमेंट ऑब्टेन करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे उससे मिलते हैं, क्योंकि बॉडी से अलग नहीं है, वहीं पर इसका डेवलपमेंट हो गया। तो कभी कभी कहते हैं ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फ्यूनेरिया है, ऐसा भी कह सकता है फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट इसके गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। तो डिपेंड कैसे होता है, बिकॉज इट ऑब्टेन द फूड मटेरियल फ्रॉम द गैमेटोफिटिक पार्ट, जो राइजोइट लीफ और स्टेम से बनी स्ट्रक्चर थी। और कभी कभी इसे कहते हैं कि ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट इसके गैमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लें। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन इसकी दो स्टेज जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हैं। तो स्पोरोफाइट और सेमी पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, सेमी और टोटल। तो टोटल पैरासाइट वो हैं जो न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल सब लें उसी से, और सेमी का मतलब ये होता है कि जो फूड बना तो सकता है लेकिन डिपेंड रहता है, उस पर सिचुएट होता है, जनरली वाटर और मिनरल्स लेता है। तो ये सॉयल में तो है नहीं, वाटर में है नहीं, स्पोरोफाइट गैमेटोफिटिक बॉडी पर है, इसलिए यहाँ से ये फूड ऑब्टेन कर लेता है। तो जो गैमेटोफिटिक पार्ट ब्रायोफाइटा का वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, ये स्पोरोफिटिक पार्ट में पहुँचेगा, और स्पोरोफिटिक पार्ट में क्लोरोफिलस सेल्स होंगी जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर लेगा, इसीलिए कहते हैं ये सेमी पैरासाइट होता है। अब बात आती है लास्ट पैरा की बात करते हैं। इनिशियली ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी सम मासेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्वेसियस मैमल्स। ये कुछ तो यहाँ से ये देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात आई, इसमें क्या क्या इनसे मिल सकता है, क्या बेनिफिट हैं, इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दें तो ये हर्वेसियस जो मैमल्स हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए फूड का काम कर सकते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स भी इसका बेनिफिट लेते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम,
एक टाइप का मास है, चूंकि ब्रायोफाइटा जितने भी प्लांट होंगे वो या तो लिबरवर्ट होंगे या तो मास होंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो स्फैग्नम एक मास है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। बात को समझिएगा, स्फैग्नम जो होता है ये चूँकि इलांगेटेड होता है तो इसका यूज जो करते हैं पैकेजिंग में करते हैं, जैसे सामान टूटे फूटे ना वहाँ कर देते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होने की वजह से जब ये उसको मॉइस्चरस कर दिया जाता है तो बहुत समय तक जो लिविंग बीइंग जैसे फिशेज एक जगह दूसरी जगह भेज जाती हैं तो वो लिविंग स्टेट में बनी रहें, वहाँ से उनको ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिला रहे। तो इस तरीके से इसमें भी यूज होता है। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are the great ecological importance, जो अभी हम इसके पहले चर्चा किए दिए थे। सक्सेशन में इनका रोल होता है। तो जहाँ पर बेयर रॉक्स होती हैं, बेयर रॉक्स का मतलब जहाँ पर कोई लिविंग बीइंग अभी नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं उगे हैं, वहाँ पर लाइकेन और ये पहुँच करके सुटेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लिबरवर्ट्स और मास की बात तो हमें करना नहीं है, तो इसको आप अपने लेवल समझें, कोई दिक्कत होगी तो इसको पूछ सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल कुछ जान लीजिएगा, जैसे हमने बताया ब्रायोफाइटा के कई से एग्जाम्पल हैं, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पीलिया है, पोरेला है, एंथोसिरास है। तो इसमें जो डिफरेंस किए गए हैं लिबरवर्ट्स में खास करके रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर को लेकर के, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। एसेक्सुअल के लिए ये जेमा बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने बताया कि एंथेरिडियम और आर्किगोनियम है, यहाँ से मेल और फीमेल गैमेट बने, स्पोरोफिटिक बॉडी बनी। स्पोरोफिटिक बॉडी में फिर मियासिस से स्पोर बनता है, तो वो हैप्लॉइड हो गया, और यही स्पोर जब यहाँ से अलग हो जाता है तो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाता है। तो इसकी एंडिंग करें इसके पहले बता दें, जो मासेज हैं डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें दो स्टेज होती है बॉडी की। ये दो स्टेज, एक को कहते हैं प्रोटोनिमा, एक है प्रोटोनिमा इनिशियल फॉर्म। पूछा जाता है व्हाट इज प्रोटोनिमा। एक प्रोटोनिमा हो गया और एक है गैमीटोफाइट, जो इसकी बॉडी है उसे कहा जाता है गैमीटोफाइट। तो दो फार्म हो गए, गैमीटोफाइट बाद का, और एक दूसरा जो फार्म है वो है प्रोटोनिमा। पूछा जाता है व्हाट इज प्रोटोनिमा, इसकी लाइफ साइकिल में क्या है। तो ये जानिए होगा क्या प्रोटोनिमा। जैसे स्पोर, ये स्पोर एक सिंगल सेल है जो स्पोरोफाइट में बन गई, मियासिस से हैप्लॉइड हो गई, एक्स टाइप हो गई, 2x को डिप्लॉइड कहते हैं। अब इसमें जब सेल डिवीजन होता है, धीरे धीरे सेल की एक लाइन बन जाती है, एक सेल 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल बनती गई। सेल के बनते रहने से जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाती है इनिशियली, इसी को कहते हैं, ये हो गई प्रोटोनिमा। बाद में प्रोटोनिमा के डिफरेंट पार्ट से जगह जगह नीचे की ओर राइजोइड्स, ऊपर स्टेम निकल आते हैं, तो ये नए नए प्लांट बन जाते हैं। जो प्लांट बन गया इसमें नीचे राइजोइड हो गया, ऊपर लीफी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और कुछ समय बाद इसी पर एंथेरिडियम आर्किगोनियम बन गया। तो ये जो हैप्लॉइड सेल से बॉडी पूरी बन गई, इसको हम कहते हैं गैमेटोफोर। तो इसके दो स्टेज हैं, एक प्रोटोनिमा, एक गैमेटोफोर। बोथ आर हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक। प्रोटोनिमा इनिशियल थ्रेड लाइक है, और गैमेटोफोर बॉडी का फॉर्म जो है इसमें रूट, लीफ, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गई हैं, और लास्ट की स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें एंथेरिडियम और आर्किगोनियम मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा, और स्पेशली करेक्टर आपको एल्गी से क्या डेवलपमेंट हो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है। करेक्टर इसका जान भी जाएं और उससे क्या इसमें एडवांसमेंट आया वो जानना था। थैंक्स।